नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन सोयाबीन, अरहर एवं कपास बीजोपचार इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपको कुछ अच्छी खासी बातें बताई जाएगी कि बीजोपचार क्यों करना चाहिए और बीजोपचार से फायदे क्या है। ये आप लोग यदि ये समझ लेंगे तो निश्चित रूप से बीजोपचार करेंगे ही। इसमें बीजोपचार का महत्व क्या है? बीजोपचार का महत्व इसलिए है, भविष्य में चुनौती पर काबू। भविष्य में चुनौती पर काबू इसका मतलब क्या है? जो सीड, जो अपन बीज डालते हैं उसके अंदर जो परेशानियां आती है, कुछ जड़ जमीन में सड़ जाते हैं, कुछ अंकुरन के बाद में सड़ जाते हैं, कुछ पौधे बढ़ते नहीं हैं। ये एक उसके ऊपर काबू पाने के लिए भी बीजोपचार की जरूरत है। कम मेहनत और कम लागत का समाधान है। बीजोपचार की मेहनत कम है, लागत भी कम है, और वो करेंगे तो आपको समाधान रहेगा कि मैंने बीजोपचार किया है, मेरी फसल अच्छी अंकुरन होकर आएगी। नुकसान से बचने के लिए सही विकल्प है। जो सबसे पहला नुकसान होता है वो सबसे बड़ा नुकसान है। यदि आपने बीज को बोया बगैर बीजोपचार का और कुछ उसमें से 25% 30% बीज आपका अंकुरन हुआ ही नहीं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसीलिए आपको बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। और इसी को क्या कहते हैं? बीजों का टीकाकरण। जैसे अपन छोटे बच्चों को जो पहले टीकाकरण होते हैं, वही हिसाब से इसको टीकाकरण, बीजोपचार करना बोले तो बीजों का टीकाकरण। अब सोयाबीन का बीजोपचार। सोयाबीन प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू जो है, विभिन्न किस्मों का चयन आवश्यक है। आपको सोयाबीन के अंदर जो कुछ भी किस्में लगानी है उसका चयन पहले कर लीजिए, और चयन करने का हेतु ऐसा रखिए कि जो किस्म ने अपने को अच्छी उपज दी है, जो किस्म के अंदर अपने को बहुत सारे बातों का सामना नहीं करना पड़ा है, वैसी ही किस्में चुनिए कि जिसके अंदर आपको अच्छा खासा उपज मिलेगी। सबसे सस्ता और पक्का विकल्प मौजूद है। महंगी बोली प्रक्रिया क्यों? बीजोपचार सबसे सस्ता और पक्का विकल्प मौजूद है। सस्ता और पक्का विकल्प मौजूद है तो फिर महंगा क्यों लेना चाहिए? महंगा बीजोपचार क्यों करना चाहिए यदि अपने पास में अच्छा, सस्ता और अच्छा विकल्प है तो? उपयुक्त शाकानिशी, नमी, समय, मात्रा, प्रति एकड़ पानी की मात्रा। शाकानिशी का जो वापर करना है आपको, वो नमी, समय और उचित मात्रा का ही शाकानिशी का उपयोग कीजिए। किस्म एवं भुनी सही दूरी पर करें, बुआई में जल्दी ना करें। सोयाबीन के लिए आपकी भूमि के अनुसार 2 पंक्तियों की जो दूरी है वो सही रखिए, और बुआई जो है उसका जल्दी ना करें। क्यों ना करें जल्दी? यदि ज़मीन में अच्छी नमी नहीं होगी, बारिश 75 से 100 मिलीमीटर नहीं होगी, और आप यदि बुआई करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान होने की आशंका वहाँ पे है। उर्वरक, जीवाणु उर्वरकों के साथ मिट्टी आधारित उर्वरक का उपयोग करें। जीवाणु उर्वरक के साथ मिट्टी आधारित उर्वरक का उपयोग करें। यदि उर्वरक का प्रबंधन करना है आपको तो जैविक जीवाणु जो है, NPK बूस्ट DX, P बूस्ट DX, K लीफ DX, इसका आप मिट्टी के आधारित उर्वरक के साथ में उपयोग कर सकते हैं। कीट रोग नियंत्रण फसल, इसका आप अच्छा सिफारिशी के अनुसार, जो आपको सिफारिश की गई है उसके अनुसार इसका आप उपयोग करें, ताकि कीटों से और रोगों से आप आपकी फसल को बचा सकेंगे। ये महत्वपूर्ण पहलू है सोयाबीन के अंदर, ये आपको करना जरूरी है। अब सोयाबीन के बीजोपचार क्यों करना चाहिए? सोयाबीन को बीजोपचार क्यों करना चाहिए? आपको सबसे महत्वपूर्ण कीट तना मक्खी, तना इल्ली का शीघ्र नियंत्रण के लिए करना चाहिए। तना सड़न, जड़ सड़न, तना सड़न और चारकोल रॉट के नियंत्रण के लिए करना चाहिए। चारकोल रॉट का पिछले साल में वर्धा, यवतमाल, वो बाजू में चारकोल रॉट का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ और अच्छी खासी फसल चली गई। उसी के लिए आपको बीजोपचार की ज़रूरत है।
जमीन कवक रोगों के नियंत्रण के लिए, जमीन बीज जनित बोले तो सीड के अंदर जो कुछ रोग होते हैं उसके नियंत्रण के लिए भी बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। पोषक तत्वों की उचित आपूर्ति के साथ सफेद जड़ों का विकास और जोरदार वृद्धि के लिए। अब ये जो बीजोपचार करेंगे ये सिर्फ तना मक्खी या कीट या रोग इसके लिए नहीं है, सब आपकी जो जड़े जो है, जड़े का भी विकास ये दवाई से होता है। पेड़ों की वृद्धि अच्छी मजबूत स्वस्थ हो इसके लिए आप यदि बीजोपचार करते हैं, ये तो ऊपर वाली चीज होनी है, इसके बावजूद मजबूत और स्वस्थ फसल आपको दिखाई पड़ेगी यदि आप सही बीजोपचार करेंगे तो उसके बाद क्या है, अभी बीजोपचार क्यों करना चाहिए। तना इल्ली, ये आपको यहाँ पे पूरे उसके फोटोग्राफ बताए गए हैं। ये मक्खी है, मक्खी जैसी थोड़ा सा आपके उसके इसमें से जो अंडी छोड़ती है उसमें से इल्ली आती है। इल्ली ये बीच वाली पूरी ये चीज़ें खा डालती है और पौधा ऊपर सूखने लगता है और कई जगह फल्ली पकड़ी होंगी तो फल्ली वो भरती नहीं है, वो गिरना चालू हो जाती है। चारकोल रॉट, ये लास्ट ईयर का पिछले साल में सबसे बड़ा इससे नुकसान हुआ है। देखिए आप पूरी जड़ें चले गई है और वहाँ पे सड़न हो गई, काला रंग दिख रहा है और जड़ सड़न, वो देखिए क्या हो गया है, आपका जो जड़े है उसका पूरा सड़न वहाँ पे हो गया और यहाँ पे जड़ें पूरी निकल गई चारकोल रॉट से। ये चीज़ें रोकने के लिए आपको सही और अच्छा विकल्प के साथ में बीजोपचार करना जरूरी है। उसके बाद में अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, सशक्त पौधा और जड़ें मजबूत। ये देखो ट्रीटेड नॉन ट्रीटेड है, ये ट्रीटेड है। अब इसको लगाया है, इसको नहीं लगाया है, देखिए नहीं लगाने के बाद में उसकी जड़ें कैसी छोटी सी है, इसके अंदर ताकत भी नहीं है। अब जो यहाँ पे लगाया गया है वहाँ पे आप देखिए कैसा लगा है और उसके बाद में उसकी जो जड़ें बनी हुई है, जितनी ज़्यादा जड़ें अच्छी पक्की बनेगी उतना ज़मीन में का खाद उठाने के लिए और झाड़ अपना पक्का पहुँचने के लिए उसका उपयोग होता है। तो देखिए कैसा होता है ये इसलिए आपको ये पिक्चर इसलिए बताई गई है कि ट्रीटमेंट या बीजोपचार क्यों करना चाहिए। अभी सोयाबीन कब करना चाहिए, बुआई के 15 दिन पहले भी आप कर सकते हैं, 3-4 दिन पहले भी कर सकते हैं, 1-2 घंटा पहले भी कर सकते हैं। कम से कम आधा घंटा बीजोपचार करने के बाद में आधा घंटा बीज छांव के अंदर सूखना जरूरी है। ऐसा नहीं है अरे यार अभी तो मेरे को बुआई के लिए 10-15 दिन बाकी है, मैं करके रखिए, अच्छा खासा रखिए, जहाँ गोनी में रखना है वो गोनी को ज़्यादा उठा पटक ना करे, ना घसीटे, ना कुछ करे। या तो 3-4 दिन पहले भी कर सकते हैं, 1 घंटा पहले भी कर सकते हैं। सिर्फ बीजोपचार करने के बाद में आपको बीज छांव के अंदर अच्छा खासा सुखा लेना चाहिए। वैसा का वैसा ही ना गोनी के अंदर पैक ना करे, उसको सुखाए जरूरी। अब क्या बीजोपचार करना चाहिए, मैंने पहले बताया सस्ता और अच्छा विकल्प, फिर महंगा क्यों वापरे। तो उसमें क्या करना चाहिए, तना इल्ली के लिए कीटकनाशक आपको रियांस करना है। 1 किलो बीज का ये पूरा आपको यहाँ पे प्रमाण बताया गया है। 1 किलो बीज के लिए आपको क्या करना है, रियांस 4 मिली लेना है, जोरमेट 3 मिली या तो विटावैक्स 3 मिली। जोरमेट या विटावैक्स, जोरमेट ये बूस्टर का प्रोडक्ट है, विटावैक्स ये धानुका का प्रोडक्ट है। या यदि आपको ये दोनों नहीं मिलते हैं तो आप पिक्सल लीजिए 2 ग्राम। ये तीनों को मिला के आपको बीजोपचार करना है। और आपको जड़ें यदि और ज़्यादा चाहिए और जड़ मजबूत चाहिए तो आपको राइजर ह्यूमिक लिक्विड है वो लीजिए 4 ml। यदि राइजर नहीं मिला तो पानी 4 मिली डालिए। ये इस प्रकार से आप यदि बीजोपचार करते हैं
तो आपका जो बीज है वो अच्छा खासा बन जाएगा और आपको बुआई के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, आप प्रारंभिक जोरदार विकास के लिए आप अंततः आखिरी के जब सोइंग करोगे आप तो एनपीके बूस्ट डीएक्स 5 ग्राम प्रति किलोग्राम का उपयोग कर सकते हैं। काय के लिए? पहला जो अच्छा विकास होना है। एनपीके बूस्ट डीएक्स ये जैविक खाद ऐसा है जो जमीन के अंदर आपके उर्वरक पड़े हैं, जमीन के खुद के पेट के अंदर जो होते हैं वो, और आप जो देते हैं वो, उसको पूरे तरीके से घुलाना और वो पौधों को मिला के देना, ये काम एनपीके बूस्ट डीएक्स का है। और एनपीके बूस्ट डीएक्स यदि करते हैं तो मेरी आपको ऐसी सलाह है कि आप कुछ एकड़ के अंदर एनपीके बूस्ट डालो और कुछ एकड़ में मत डालो, और आपके जो फसल है उसके अंदर क्या फर्क पड़ा है ये आपने हमें हमारे सहायता क्रमांक के ऊपर बोल सकते हैं कि नहीं सर आपने एनपीके बूस्ट डालने को कहा है, हमने डाला है, उससे बहुत अच्छी फसल आ गई है। अब एनपीके बूस्ट यहाँ पे क्या काम करेगा, जो यदि राइजर डाला हुआ है, जो जड़ें बढ़ गई है उसको वो जड़ें पक्की हो गई और वो जड़ें एनपीके बूस्ट डीएक्स उसको और पक्का करेगा और उठाएगा और वो आपके फसल को मिलेगा। उसके बाद में देखिए प्रक्रिया कैसी करनी चाहिए। ये सोयाबीन का सीड लिया हुआ है, जोरमेट 3 मिली या तो पिक्सल 2 ग्राम, पानी 4 मिली, रियान 4 मिली। अभी राइजर नहीं मिला है तो हमने क्या किया, यहाँ पे पानी 4 मिली डाला है। यदि राइजर मिलता है तो पानी को हटा दीजिए, राइजर डालिए। इस हिसाब से आपको प्रक्रिया करनी चाहिए। ये देखिए हल्के हाथों से सोयाबीन की जो बीज प्रक्रिया है ये आपको यहाँ पे बताई गई है, ये आपको हल्के हाथों से करनी चाहिए। देखिए आप ये वीडियो देखिए कैसा कि इन्होंने सीड ट्रीटमेंट किया है, ये यहाँ पे बताया गया है। अब ये सीड आपका पूरा बीज उपचारित हो गया है और बीज उपचारित होने के बाद में इसको आपको सुखाना पड़ेगा। अब बीज उपचार करने के लिए जो दवाई मिलानी है उसके लिए आपको मापने के लिए और मिश्रण के लिए एक शेकर, यदि आप जोरमेट रियांस लेते हैं तो आपको एक शेकर बॉटल मिलेंगी जिसके अंदर ये पूरी दवाइयाँ डालेंगे। रियांस 3 से 4 मिली, जोरमेट 3 मिली या तो पिक्सल 2 ग्राम, पानी 4 मिली, पानी ने राइजर मिला तो राइजर 4 मिली, इसमें एक बॉटल में डालिए, उसको अच्छा खासा पूरा मिक्स कर लीजिए और वो सीड के ऊपर डालिए और हल्के हाथों से उसकी बीज प्रक्रिया करिए। अब तूर का बीज, तूर या बोले तो अरहर, कई जगह इसको तुअर बोली जाती है, कई जगह तूर बोला जाता है, कई जगह अरहर बोली जाती है। अरहर का बीजोपचार बहुत जरूरी है। अरहर के अंदर जो कुछ भी रोग आते हैं वो रासायनिक से कम होते नहीं। फिर उसके लिए आपको क्या करना है, बीजोपचार बहुत जरूरी है और वो बीजोपचार आपको जैविक बुरशीनाशक से ही करना है। उसमें क्या करना है, देखो तुअर के ऊपर क्या होता है, अरहर के ऊपर जड़ सडन विल्ट बोलते हैं इसको। ये बराबर विल्ट का प्रकोप, जमीन में इसके जीवाणु पड़े रहते हैं और जब तुअर उसका फ्रूटिंग स्टेज चालू हो जाती है, बड चालू हो जाते हैं, फ्लावरिंग चालू हो जाता है, जब ये जो इसके जीवाणु है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और फिर पौधे के पौधे सूखना चालू होते हैं। जड़ सडन विल्ट बोलते हैं इसको। बाद में शाखा विल्ट, स्टेम ब्लाइट, ये आपको क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये इधर से हरा इधर हरा बीच में लग गया है। ये आपको पिक्चर इसलिए दिखाई जा रहा है कि आपको वो रोगों की पहचान होना बहुत जरूरी है। हमारे श्रीयुत गजानन जादव सर बोलते हैं कि आपके डॉक्टर आप बनो खेती के, दूसरे के ऊपर आप डिपेंड ना रहे। इसलिए आपको ये पूरे हमारे हर लाइव के अंदर
आपको हम पूरे इसके पिक्चर बताते हैं, इसीलिए कि वो आपको पहचानने में सुविधा हो जाए। बाद में स्टेम कैंकर, देखिए ये स्टेम कैंकर यहाँ पे भी आ गया और ऊपर भी आ गया। ये तीनों रोगों से आपको बचना है तो आपको बीजोपचार करना जरूरी है। और इसके लिए यदि ये शुरुआत हो गई तो इसके ऊपर इसकी दवाई का छिड़काव करना जरूरी है। अभी क्या करना चाहिए? आरआर के लिए सस्ता और प्रभावी उपचार क्या है? रासायनिक कवकनाशी काम नहीं करती। जैविक कवकनाशी बोले तो फफूंदीनाशक में ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो। अब ये ट्राइकोडर्मा जो है, ये ट्राइकोडर्मा 3 इसमें उपलब्ध है। WP बोले तो वेटेबल पाउडर, DX बोले तो डेक्स्ट्रोज बेस, जो पानी में पूरे घुल जाता है, और एक लिक्विड आता है। ये तीनों में पूरा वो मिल जाता है। तीनों में से आपको DX से सबसे अच्छा है। अब क्या रोकता है? फ्यूजारियम विल्ट जो जड़ सड़न बताई आपको, शाखा विल्ट फाइटोप्थोरा ब्लाइट बताया, तनों में गांठ स्टेम कैंकर बताया। ये तीनों का प्रभावी नियंत्रण आपको ट्राइकोबूस्ट DX ही कर सकता है। अब बूस्टर ने क्या किया है? बूस्टर बीडीएन 716 और 711 और गोदावरी, इसके साथ में आपको 10 ग्राम 1 किलो के साथ में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउच दिया गया है। यदि आप बूस्टर का आरआर का बीज लेते हैं तो आपको अलग से ट्राइकोडर्मा लेने की जरूरत नहीं है। और पूरे इंडस्ट्रीज में सिर्फ एक ऐसी कंपनी है कि जो आपको सीड के साथ में, आरआर के सीड के साथ में ट्राइकोडर्मा दे रही है। और यही एक कंपनी ऐसी है कि ये हरभरा चना जो होता है उसके साथ में भी आपको ट्राइको देता है। पीएसबी कुछ हद तक काम करता है, अन्य मृदा कवकों को भी नियंत्रित करता है। अन्य मृदा कवकों बोले तो इसके अलावा जो जीवाणु है, रोगों के जीवाणु जो है, उसके लिए भी ट्राइको बहुत सारा अच्छा काम करता है। इस हिसाब से आप तुअर के अंदर, आरआर के अंदर यदि आप बीजोपचार करते हैं तो आपको अच्छा खासा इसका रिजल्ट मिलता है। यदि आप ट्राइकोबूस्ट DX वापरते हैं तो आप पीबूस्ट DX का उसके अंदर ट्रीटमेंट करिए, बहुत बढ़िया काम कर देगा आपको। अब ये ट्राइकोबूस्ट DX आपको पहले बताया, मैंने क्या बताया? WP पाउडर फॉर्म में आता है, वेटेबल पाउडर बोला जाता है उसको। वो वेटेबल नहीं है, वो डस्टिंग वाला पाउडर होता है, या तो कोई भी इसके अपने कुछ खादों के साथ में दे दो। DX जो है ये आप पानी में घुलता है, ड्रेंचिंग करो या पौधे के पास में डाल दीजिए, या तो ड्रिप में से छोड़िए। लिक्विड वाला भी वो कर सकते हैं, पर लिक्विड के लिए उसका काउंट उसके अंदर रहेगा कि नहीं गारंटी नहीं होती, और लिक्विड के लिए वैसी परमिशन भी नहीं है। तो आप DX वापरिए। DX के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, पानी में पूरी तरह घुलनशील है, 100 गुना 10 गुना अधिक प्रभावी है। ट्राइकोबूस्ट DX जो है बाकी जो ट्राइको है उससे 10 गुना प्रभावी है, जल्दी लागू होता है और प्रयोग करने में आसान है। तो ट्राइकोबूस्ट DX की ये खासियत आपको बताई गई है। ट्राइकोबूस्ट DX अच्छा खासा सबसे अच्छा फफूंदीनाशक है, जो तो अरहर के लिए जो मैंने आपको तीनों जो इसके रोग बताए, जड़ सड़न, स्टेम ब्लाइट और स्टेम कैंकर, उसके लिए सबसे बढ़िया फफूंदीनाशक बोले तो ट्राइकोबूस्ट DX है। अब बीज प्रक्रिया, ये देखिए, ये दूध आपको वो भी वीडियो बताया मैंने, ये तुअर का भी, ये भी जब भी सोयाबीन का बताया, अभी आपको तुअर का वीडियो बताते हैं, देख लीजिए आप। बूस्टर के बीज के साथ में आपको ट्राइकोबूस्ट DX का पैकेट दिया गया है। ये आपको क्यों बताया जा रहा है कि आपको ये प्रक्रिया कैसी करनी चाहिए, सही ढंग से करनी चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पे इसका पूरा वीडियो बताया जा रहा है।
ये ट्राइकोबुश डीएक्स का पैकेट है, हर पैकेट के साथ में जा रहा है और उसके अंदर वो 10 ग्राम ट्राइकोबुश लिया है और 10 ml पानी। पानी गिन के क्यों लेना चाहिए, ज़्यादा पानी हो गया तो वो सीड को लगेगा नहीं, बाजू में भग जाएगा, इसलिए उन्होंने गिन के पानी ले रहे हैं। और ये पानी इसके अंदर डाल दिया है और उसके अंदर वो ट्राइकोबुश डीएक्स डालेंगे और ये प्रक्रिया करेंगे और उसको शेक करेंगे। यदि आपके घर में छोटा बॉटल होगा उसके अंदर 10 ग्राम डाल दीजिए और उसके ऊपर 10 ml पानी डाल दीजिए, अच्छा सा शेक कर लीजिए। और अभी इन्होंने देखो सीड के ऊपर RRs के सीड के ऊपर डाला, हल्के हाथों से उसको लगा रहे हैं और ये लगाने के बाद में फिर उन्होंने उसको छांव में आपको सीड को सुखाना है। और ये आप 8-10 दिन पहले भी कर सकते हैं, 1 घंटा पहले भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है आपको कि ये जल्दी करके रखना है या टाइम पे करना करके। तो इस टाइप से ये देखो ये ऐसा ट्राइकोबुश डीएक्स लगाया हुआ है सीड है। अब कपास का बीजोपचार, कपास के लिए बीजोपचार कौन सा करना चाहिए, वैसा कपास के लिए बीजोपचार करके ही कपास का सीड आपके हाथ में आता है। पर उसके लिए आपको कोई भी ये दूसरे ओनली कीटकनाशक लगा के आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता है। अभी उसके अंदर आपको NPK बूस्ट डीएक्स ये जैविक खाद का उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। कपास के बीजों को फफूंदीनाशक और कीटनाशक उपचारित किया जाता है। जो कपास का बीज आपके पास में आता है, आपको जो दुकानदारों से मिलता है, कंपनियां उसको फफूंदीनाशक और कीटकनाशक और पहले से लगा के देती है। अब उसके लिए क्या करें, कपास के बीज को केवल NPK बूस्ट डीएक्स 10 ग्राम पाउच पानी में घोलकर उपचारित किया जाना चाहिए। अब ये क्यों करना चाहिए, यदि आप NPK बूस्ट डीएक्स यदि कपास के बीज को उपचारित करते हैं तो इसमें क्या होगा, नत्र का स्थिरीकरण हो जाएगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे मिल जाएगा। पोटेश फॉस्फेट का जो सोल्यूबलाइजिंग है, जो जमीन के अंदर फॉस्फेट पड़ा हुआ है उसको सोल्यूबलाइज करेगा और पोटेश का जो है वो मोबिलाइज करेगा। और ये तीनों करने के बाद में जैसी उसकी सफ़ेद मूलियाँ चालू हो जाएगी तो ये पौधा आपको अच्छा खासा ऊपर आने में मदद करेगा और स्ट्रांग एंड स्टाउट आएगा। NPK का लाभ कैसा होगा, ये 10 ग्राम प्रति पाउच के लिए आपको बताया गया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश का प्रदान करने में मदद करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश इसको प्रदान करने में बोले तो जमीन में से लेने के लिए ये चीज़ काम करती है। आप NPK बूस्ट डीएक्स कुछ क्षेत्र के बीज को लगाइए और कुछ क्षेत्र के बीज को ना लगाइए, तभी आपको इसका मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है। आपको जो जैविक बताया जा रहा है, ट्राइकोबुश डीएक्स, NPK बूस्ट डीएक्स, P बूस्ट डीएक्स और K-लीफ डीएक्स, इसकी आप एक बार लगा के यूज़ करके आप खातिरदारी कीजिए और आप खुद ही पक्के हो जाए कि नहीं ये लगाना ज़रूरी है। इस टाइप से आप यदि पूरा सोयाबीन, अरहर और कपास का बीजोपचार करते हैं तो निश्चित रूप से जो आप बीज का अंकुरन बाद में जो पौधा है उसकी ताकत, ये सब आपको अच्छी खासी मिलेगी। और इसीलिए आपको बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीजोपचार के अंदर आप सोयाबीन के अंदर बूस्टर का जॉर्मेट है, या तो पिक्सल है, रियांस है, राइजर, और राइजर नहीं मिला तो पानी है। और अरहर के लिए आपको ट्राइकोबुश डीएक्स है, वो उसका बीजोपचार करिए। और उसके अंदर आप NPK बूस्ट डीएक्स या P बूस्ट डीएक्स डाल सकते हैं। और कपास के लिए आपको NPK बूस्ट डीएक्स का उपचार करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।